जो अपना नया वाला चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11वां चैप्टर। 11वें चैप्टर का नाम है समरूपता। तो आज अपन देखो भाई समरूपता वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो 3 नंबर के सवाल है यानी प्रश्न जो है वो बनते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि समरूपता वाले चैप्टर को अपने को कैसे करना है, कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं। अब समझते हैं कि समरूपता का मतलब क्या होता है। तो पहले जैसे कि देखिएगा आपने 9th क्लास में इससे पहले आपने एक पढ़ा था सर्वांग सम। सर्वांग सम और उससे ही मिलता जुलता कौन है, समरूपता है। अगर आपने सर्वांग समता को यानी सर्वांग समता यानी जो सर्वांग सम होते हैं उनको अगर सही से अगर आपने समझा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है और क्या अंतर है वो आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई भी 2 आकृतियां दे रखी हैं, जैसे कि एक आपको ये वाली देखो भाई ये आपको वृत्त दे रखा है, ठीक है, और उसी देखो उसी साइज का आपको दूसरा भी अगर वृत्त दे रखा है तो देखिएगा अगर जैसे कि ये 2 वृत्त है, पहले आप इनका आकार देखिएगा। ये जो आपको आकृतियां दे रखी है इन दोनों का आकार देखिए, क्या दोनों का आकार सेम है, आकार कैसा है, तो आपको बोलेंगे भाई दोनों का आकार कैसा है, वृत्त आकार है, मतलब आकार तो दोनों का सेम है। फिर बात करें इनके माप की, क्या भाई इनका माप कुछ भी हो सकती है भाई, भुजाएं हो सकती है, वर्ग के लिए भुजाएं होती है, आयत के लिए लंबाई चौड़ाई होती है और इसके लिए क्या होती है, त्रिज्या। तो माप यानी कोई भी यानी दोनों की अगर त्रिज्या समान है मतलब माप भी अगर क्या है, समान है। यानी कि देखो भाई अपने को सिर्फ कितनी चीजें देखनी है भाई, 2 चीजें देखनी है। कोई भी आकृति में अगर आकार भी समान है और माप भी समान है तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो आकृति कैसी है, सर्वांग सम है। और वैसे अगर इसको समझे तो क्या क्या कह सकते हैं, देखिए जैसे कि आपके पास आप अगर देखते हो भाई एक जैसे कि कोई किताब है जो छोटी होती है, एक किताब तो भाई आपने देखा भी क्या है, छोटी है। आप जैसे कि भाई आपने 9th क्लास की आपने किताब देखी होगी, आपकी छोटी किताब थी, और अब जो 10वीं की किताब है वो आपके क्या है, बड़ी है। सही है कि नहीं भाई। तो आपने अभी 9th की और 10th की किताब दोनों भाई अलग अलग क्लास वाली किताब की अगर आप तुलना करते हो, यहाँ देखिए भाई जो 9th की और 10th की किताब है अगर दोनों का अगर आप आकार देखने जाओगे तो आपको आकार दोनों का क्या मिल रहा है, कौन सा आकार मिलता है, आयत आकार। सही है कि नहीं भाई। दोनों ही किताबें कौन से आकार में है, अपने आयत आकार में है। लेकिन क्या दोनों का माप समान है, दोनों का माप क्या है भाई, असमान है। क्योंकि देखो भाई 9th वाली जो किताब है उसकी देखो भाई चौड़ाई इससे 10वीं वाली जो किताब है उससे थोड़ी कम है, और अगर मान लो चौड़ाई अगर बराबर भी हो गई लेकिन देखो भाई लंबाई तो आपको देखने से किताब को अगर आप देखते हो तो लंबाई इसकी कम है और इसकी क्या है, ज्यादा है। यानी कि भी दोनों की माप तो क्या है, अलग अलग है। तो आपके पास 2 कंडीशन बनती हैं कि आपने एक तो भाई ऐसी आकृतियां ली जिनमें आकार भी सेम है और माप भी समान है, तो वो क्या कहलाएंगे भाई, वो आकृति कैसी कहलाएगी, सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। वे दोनों आकृतियां कैसी कहलाएगी, सर्वांग सम आकृतियां। और अगर मान लीजिए भाई आकार तो दोनों का सेम है लेकिन माप क्या है, अलग अलग है, तब उस वाली आकृति को क्या कहेंगे अपन, समरूप या समरूप आकृति कहेंगे। और जो जिस भी आकृति यानी जो आकृति ये समरूप वाली ये विशेषता अगर दर्शाती है तो उस विशेषता को क्या कहा जाता है, समरूपता कहा जाता है। अब देखो एक तो ये बात हो गई भाई जिनका आकार और माप दोनों समान होते हैं वे आकृतियां क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृतियां। और जिन आकृतियों का आकार तो समान होता है लेकिन माप अलग अलग होता है, यानी एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। एक और जैसे बात अगर समझे, अगर दोनों का अगर देखो भाई माप समान होगा तो अगर एक आकृति को अगर दूसरी के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरा का पूरा ढकेगी नहीं ढकेगी। लेकिन अगर अलग अलग साइज वाली है तो इसमें आप देखो भाई छोटी वाली किताब के ऊपर अगर आप बड़ी वाली किताब रख दोगे तो ये तो इसको ढक लेगी, लेकिन जब मैं इस छोटी वाली किताब को इस बड़ी वाली किताब के ऊपर रखूंगा तो मुश्किल से वो इतना वाला भाग ढक पाएगी, ये वाला भाग क्या रहेगा, खुला रहेगा। यानी ऐसे भी अपन पता कर सकते हैं कि जो आकृतियां एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं वो क्या कहलाती है, सर्वांग सम, और जो आकृतियां एक दूसरे को पूरा नहीं ढकती वो क्या कहलाती है, समरूप। ठीक है, तो आपको अभी 2 परिभाषाएं लिखनी है। एक तो पहली है सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं और दूसरी आकृति कौन सी होती है, समरूप। तो आपको बस ये लिखना है कि वे आकृतियां जिनका आकार समान होता है, जिनका आकार भी समान होता है और माप भी समान होता है। और यहाँ भाई आकार तो समान होगा लेकिन इनका जो माप होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है,
अब देखिए आपने समझा कि सर्वांग सम आकृति की क्या विशेषता होती है कि आकार समान होंगे और माप भी समान होगा। और समरूप आकृति में क्या होता है, आकार तो समान होता है लेकिन माप समान होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो माप समान हो गया तो वो समरूप नहीं होगी। आप कह सकते हो कि देखो आपको बस ये देखना है, अगर सिर्फ देख दोनों की अगर आपको आकार अगर सेम दिख जाए, आप माप को देखो ही मत, आपको सिर्फ अगर आकार अगर आपको सेम मिल जाए तो आप कह सकते हो कि वो समरूप आकृति है। लेकिन जब सर्वांग सम चेक करना पड़ता है तब अपने को माप भी देखना पड़ेगा, क्योंकि माप देखोगे तभी तो पता चलेगा भाई कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर छोटी बड़ी होगी तो एक दूसरे को पूरा नहीं ढकेगी। तो देखिएगा आपको भाई एक बात यहाँ ये समझनी है कि देखो भाई जो आकृति जिनका देखो भाई ये तो विशेषता दोनों में सेम है कि भाई आकार तो समान होना चाहिए। लेकिन देखिए जैसे कि आपको एक ये वाला वृत्त आपको त्रिभुज दे रखा है, इसी के पास में इसी साइज का, ठीक है भाई। अब दिखने में भले छोटा बड़ा दिख सकता है लेकिन आपको दे रखा है भाई इनका आकार और माप दोनों ही अगर समान है, आकार और माप दोनों ही समान है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? तो अपन कह सकते हैं भाई आकार और माप समान है, इसका मतलब ये सर्वांग सम है। अब आप दूसरी बात करें भाई, क्या इन दोनों त्रिभुजों को अपन समरूप त्रिभुज कह सकते हैं? तो इनको भी समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि समरूप के लिए खाली एक विशेषता होनी जरूरी है। वो कौन सी? आकार समान होना चाहिए। माप चाहे समान हो या असमान हो, वे आकृतियां हमेशा क्या कहलाती हैं? समरूप। इसका मतलब देखो आपने एक बात देखी कि जो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं वो 100% आपके समरूप आकृति होगी। तो आपको एक बिंदु लिखना पड़ेगा कि सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती हैं। क्योंकि सर्वांग सम होगी इसका मतलब आकार भी समान होगा और माप भी समान होगा। अपने को बस अगर आकार समान मिल गया, यानी कि वो कौन सी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है? अपने समरूप आकृति वाले को। तो आप कह सकते हो कि सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं। देखो एक तो बिंदु आपने पढ़ा कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन क्या अगर मैं इसका अगर उल्टा बोलूं कि क्या सभी समरूप आकृतियां, जितनी भी समरूप आकृतियां होती हैं, क्या वो सर्वांग सम होगी हमेशा? तो इसका उल्टा हमेशा सही नहीं होगा। अब देखो कब सही नहीं होगा? जब देखो भी आकार समान है लेकिन अगर माप अलग अलग है, तब अपन कह सकते हैं भाई ये सर्वांग सम नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा दे दिया कि भी एक दो समरूप आकृतियां ऐसी हैं जिनका आकार भी समान है, माप भी समान है, तब ये क्या हो सकती है? सर्वांग सम हो सकती है। इसका मतलब जो आकृतियां समरूप है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो सर्वांग सम होगी क्या नहीं होगी। तो भाई आप ये तो लिख सकते हो भी समरूप होती है, यानी जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती है वो तो समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होगी ये जरूरी नहीं है। तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। बस आपको ये दो बिंदु और ध्यान में इसमें रखने हैं। अगर आपको दोनों में अंतर पता है तो आप दोनों में से ये कर सकते हो। और ये कि ये आपके प्रश्नमाला में भी दो आपके खाली स्थान दे रखे हैं, इनको आप बिंदु को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि आपको गोला दे दिया, एक आपको, अब देखो सर्वांग सम वैसे इतना अपने को काम में लेना नहीं है, वो तो खाली दोनों की तुलना करने के लिए कि समरूपता में और सर्वांग समता में अंतर क्या होता है, इसलिए अपन ने सर्वांग समता की बात की है। बाकी इस पूरे चैप्टर में आपको समरूपता के बारे में पढ़ना है। अब बताइए क्या ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम है? तो भाई देखेंगे भाई, सबसे पहला तो भाई चाहे आपको सर्वांग सम चेक करना है या समरूपता चेक करनी है, आपको आकार देखना है। आप देखोगे भाई दोनों का आकार तो अलग अलग है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है और सर्वांग सम भी नहीं है। अगर आपको दूसरा एक छोटा सा अगर आपको गोला दे दिया, ठीक है भाई, आपको छोटा सा गोला दे दिया, आपको बोला भाई ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति है। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी दो आकृतियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के समरूप है। तो आप कहोगे भाई पहली वाली आकृति और तीसरी आकृति। देखो भाई नाम से पता चलता है भाई समरूप, यानी जिनका रूप एक जैसा होता है। तो भाई देखने में, यार रूप मतलब देखने में वो एक जैसी लगती है, चाहे छोटी बड़ी होगी तो चलेगा, लेकिन रूप एक जैसा होना चाहिए। तो पहली और तीसरी आकृति आप क्या कह सकते हो कि ये एक दूसरे के समरूप हैं। इसके बाद में देखिए भाई, अब मैं इसमें आपको क्या बताना चाहता हूं। देखो जैसे कि आपको त्रिभुज दे दिया, आपको बोला है कि एक तो त्रिभुज ऐसा है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान है। तो भाई क्या तीनों भुजाएं जिसकी समान होती है उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। एक आपको त्रिभुज ऐसा दे दिया कि जिसकी दो भुजाएं समान है और तीसरी भुजा क्या है? अलग है, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु। अब आपको ये बोलेंगे
कि क्या भाई ये दोनों त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे कि नहीं होंगे। अब हाँ, वैसे देखो यही कंफ्यूजन होता है, अपन देखते हैं भाई दोनों का रूप है त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज के अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा भाई कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज का प्रकार देख के फिर पता करना है कि वो समरूप है या नहीं है। तो आप देखिएगा भाई, एक तो है समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, लेकिन एक कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु, इसका मतलब ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, क्योंकि भाई आप भले ये दोनों त्रिभुज हैं, लेकिन क्या त्रिभुज के अंदर भी इनका एक प्रकार होता है। व्रत में क्या कोई अलग अलग प्रकार होता है कि भाई व्रत में कोई ऐसे त्रिज्या कोई बड़ी छोटी, तो व्रत तो एक ही प्रकार का होता है। तो व्रत में आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अगर वर्ग की बात करें तो देखो वर्ग में फिक्स है भी चारों भुजाएं समान होती है, और दूसरा जो वर्ग छोटा वाला भी बनाओगे तो उसमें भी चारों की चारों भुजाएं समान होगी। यानी इनमें तो ऐसा कोई कंफ्यूजन अपने को नहीं आता है, इसमें सिर्फ अपन रूप देख सकते हैं भाई वर्ग है क्या है। लेकिन जब त्रिभुज की बात आती है तो आपको त्रिभुज के अंदर भी ये देखना पड़ेगा भाई समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है। तो भाई एक अगर समबाहु है दूसरा समद्विबाहु है तो वो समरूप नहीं होंगे। इसकी जगह आपको एक तो भाई छोटा समबाहु त्रिभुज दे दिया और एक आपको बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज दे दिया। अब आप कह सकते हो भाई ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो आप समझ रहे होंगे अभी देखो ये जो बिंदु आपको बता रहा हूं सारे के सारे प्रश्नमाला में आपके सवाल दे रखे हैं। तो अभी आप इनको ध्यान से समझिएगा ताकि अपने को वहां फिर इतना मतलब ज्यादा नहीं लगे कि भाई कि दो त्रिभुज ये दोनों सर्वांग समरूप क्यों नहीं है और ये दोनों ही समरूप क्यों हैं। तो देखिए, तो भाई त्रिभुजों के समरूप होने की कंडीशन क्या है, या तो भाई देखो भाई सारे के सारे समबाहु होने चाहिए, या सारे के सारे समद्विबाहु होने चाहिए, या सारे के सारे विषमबाहु होने चाहिए। इसके बाद में देखिए, अब देखो भाई, अब इसके बाद में आप देखिएगा, आपको मैं अब एक नियम आपको यानी एक बिंदु और लिखना है। ये तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, अब आपको एक लाइन और लिखनी है कि कोई भी दो आकृतियां, अब अभी तक अपन ने ज्यादा से ज्यादा 4 भुजाओं वाली आकृति की बात की है। अगर अपन ज्यादा भुजाओं वाली आकृति की बात करें, जैसे भी इसमें कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 भुजाएं हैं, और आपने एक दूसरी और बड़ी आकृति ले ली, ठीक है भाई, उसमें भी कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो भाई देखो भाई दोनों का आकार अपने को सेम मिल रहा है, तो क्या अपन इन दोनों को कह सकते हैं कि भाई ये समरूप है या नहीं है। तो भाई इसमें अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये समरूप है, भले आपको रूप यानी ये दिख रहा है भाई ये भी 6 भुजा की है, ये भी 6 भुजा की, क्या पता भाई इसमें ये सारी की सारी भुजा अलग हो और इसमें सभी की सभी भुजाएं समान हो। यानी यहां अपने को भाई दो चीजें देखो भाई, अब आपको 2 बिंदु पढ़ने पड़ेंगे कि भाई समरूप, ये तो अपने नॉर्मल एक कंडीशन पड़ी कि भाई जिनका रूप एक जैसा दिख जाए तो अपन कह सकते हैं भाई समरूप है। लेकिन अब आपको एक बिंदु और पढ़ना है कि 2 बहुभुज, देखो भाई यहां मैं नाम क्या काम में ले रहा हूं, बहुभुज यानी जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती है, और बहुभुज के अंदर सभी जने आ जाते हैं। त्रिभुज भी बहुभुज के अंदर आता है, आपके वर्ग या जो भी चतुर्भुज, आप चतुर्भुज कह देंगे तो भाई सारी भुज इसमें आ जाएंगे। चतुर्भुज में सभी चीजें आ जाती है, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, आयत भी चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होते हैं। यानी 3 भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली, 5 भुजाओं वाली, यानी जितनी भी आकृतियां होती है सभी को अपन कॉमन क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो कोई भी बहुभुज आकृतियां, उनके सर्वांग सम होने की मतलब कि 2 आपकी शर्तें हैं, और दोनों की दोनों शर्तें लागू होनी जरूरी हैं। और कौन सी शर्तें हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यहां देखिएगा कि 2 बहुभुज आकृतियां समरूप होती हैं, कब होती हैं वो कंडीशन लिखनी है। तो 2 बहुभुज आकृतियां समरूप होती हैं जब, देखो जब यानी अब आपकी कंडीशन आएगी पहली, देखो भाई 2 बहुभुज आकृतियां कब समरूप होगी। देखो बहुभुज में आपको ये देखना है भी दोनों ही बहुभुज समान आपके भुजाओं वाले होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भी एक आपने ले लिया 3 भुजाओं वाला, एक आपने ले लिया 4 भुजाओं वाला, तब इनकी तुलना नहीं करनी है। पहले तो ये देखना है भी दोनों की भुजाएं समान होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मेन जो 2 कंडीशन लगती है वो क्या होती है, देखिएगा। पहली कंडीशन है उनके संगत कोण समान हो, यानी एक पहली कंडीशन क्या हो गई, उनके संगत कोण समान होनी चाहिए। अब समझते हैं भाई संगत कोण क्या होता है, अभी समझाऊंगा आपको। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, और समानुपाती को क्या कह सकते हैं, भुजाएं समानुपाती यानी जिनका अनुपात समान होता है, ठीक है, समानुपाती हो या समान अनुपात में हो, ठीक है। ये 2 बिंदु लिखिए, फिर आपको मैं बताता हूं भी अब ये इन दोनों को कहने का मतलब क्या है। त्रिभुज मिल रहा है ABCD,
दूसरा चतुर्भुज है आपके, एक मैंने जैसे लिख दिया कौन सा, PQRS। आप देखोगे भी दोनों की साइज अलग अलग है, एक आपको थोड़ा जैसे छोटा दिख रहा होगा, एक आपको बड़ा दिख रहा है। लेकिन अब आपको मैं इन दोनों बिंदुओं को बताने जा रहा हूं। देखिए क्या, जैसे आपको बोला है भाई ये वाला कोण है आपके 30 डिग्री का, ये वाला कोण है आपके 80 डिग्री का, ये वाला जैसे आपके कोण दे दिया भाई 120 डिग्री का, ठीक है। अब ये चौथा कितना हो जाएगा भाई, ये आपके कितना हो जाएगा 230, यानी इसको जैसे मैं लिख देता हूं भाई 130, ठीक है। टोटल 360 होना चाहिए, 360 हो गए, 250 हो गए, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, अब ये वैसे अपन ने एग्जांपल के लिए लिया, ठीक है। आप भले कम ज्यादा होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन देखिए जैसे कि एक आपको आकृति ऐसी दे रखी है जिसके भाई ये चार कोण ये हैं, और ये वाला आपको यहाँ ये दे रखा है, इसमें भी आपको बोला ये वाला कोण 130 है, ये वाला कोण 120 है, और ये वाला कोण आपके 30 डिग्री है, और ये वाला है 80 डिग्री। चलिए अब आप ये देखिएगा कि इस वाले चतुर्भुज में और इस वाले चतुर्भुज, आखिरकार देखो भाई चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है, लेकिन देखो भाई पहले बहुभुज की देखनी है भाई क्या दोनों की भुजाएं बराबर संख्या में है, 4 4 है। अब आपको पहली कंडीशन ये देखनी है उनके संगत कोण समान होने चाहिए। संगत कोण मतलब जैसे कि देखो भाई यहाँ एक जो कोण है कौन सा है, ये डी। आपको जैसे जब पहले ए वाले की बात करें भाई, ए कोण क्या उसमें कोई है जो कोण ए जैसे 30 डिग्री का है, इसमें कोई 30 डिग्री का कोण है, तो आपने देखा भी ए का संगत कोण क्या हो गया, क्यू हो गया। इसी प्रकार अब देखो अगर ए का संगत कोण क्यू हो गया, मतलब अब ए का संगत कोण सिर्फ क्यू होगा, अब ये ऐसा नहीं कि दूसरा और कोण मिल जाए, ठीक है। फिर आप देखिए भाई बी की बात करें भाई, बी 80 डिग्री का, इसमें कौन सा 80 डिग्री का है, पी, तो बी का संगत कोण कौन सा हो गया, पी हो गया। इसी प्रकार सी है आपके 130 डिग्री का, सी का संगत कोण कौन है, एस हो जाएगा। इसके बाद में आपके डी है, डी का संगत कोण क्या हो जाएगा, आर। तो आपने यहाँ ये देखा कि भाई दो आकृतियां ऐसी हैं जिनमें एक दूसरे के जो संगत कोण है वो सारे के सारे समान है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाता कि भाई ये मैं लिख देता भाई 110 डिग्री, ये लिख देता 140 डिग्री, अब आप देखते हो भाई ये दोनों कोण तो भाई एक दूसरे के क्या है, समान है, लेकिन बाकी दोनों कोण क्या है, अलग है। यानी अगर कोण अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो आप कह सकते हो कि भाई वो क्या है, एक दूसरे के समरूप है, और अगर समान नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, समरूप नहीं है। लेकिन देखो भाई अब सिर्फ कोणों से भी काम नहीं चलता है, सिर्फ कोणों से भी काम नहीं चलता है, आपको भुजाएं भी देखनी पड़ेगी। और देखो भाई भुजाओं में क्या होता है, जैसे कि इसकी भुजाएं हैं ये 2 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने ऐसी भुजाएं लिखी। अब आप देखिएगा जैसे इसकी मैंने भुजाएं लिख दी, जैसे कि ये वाली है आपके 2 सेंटीमीटर की, और इसके बाद में अगली जो भुजा है आपके ये आपके है 3 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा है आपके 4 सेंटीमीटर की, और अगली जो भुजा है वो आपकी 6 सेंटीमीटर की। अब देखिएगा आपने ये पहली कंडीशन ये चेक की भाई चारों के, देखो भाई चारों के चारों कोण उसके चारों के चारों कोण के समान है, मतलब पहली कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई हो गई, यानी संगत कोण समान है। अब दूसरा आपको और चेक करना है कि क्या संगत भुजाएं समानुपाती है। यहां देखो भाई संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, ना कि समान होनी चाहिए। यहां अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ होता कि संगत भुजाएं समान होनी चाहिए, मतलब इसकी एक भुजा अगर 2 सेंटीमीटर की है तो इसमें भी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वैसे मिल रही है, लेकिन ये नहीं है। इसमें भुजाएं समान होनी जरूरी नहीं है। भुजाएं समान होना किसमें जरूरी है, आपके सर्वांग आकृतियों में। इनमें बोला है समानुपाती, समानुपाती यानी अनुपात समान होना चाहिए। तो आप ये देखिए भाई यहाँ 30 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में ये भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की। तो अब इसकी संगत भुजा कैसे पता चलेगी, तो 30 और 80 के बीच में कितनी है भाई, ये 4 सेंटीमीटर। तो आप देखो भाई यानी ये जो 2 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब अपने को 2 और 4 का अनुपात निकालना है। अनुपात कितना मिलता है अपने को, 1/2, यानी आपको पहली 2 भुजाओं का अनुपात मिला 1/2। अब और दूसरी का चेक करते हैं भाई 130 और 80 के बीच में, तो यहाँ 130 और 80 के बीच में कौन है, 3 है, और यहां भाई देखो भाई 130 और 80 के बीच में कौन है, 6। इन दोनों का अनुपात आप देखते हो तो वापिस आपको कितना मिलता है भाई, 1/2 मिलता है। यानी अभी तक तो भाई ये क्या है, समानुपाती यानी समान अनुपात में चल रही है। अब और आप तीसरी आकृति देखिए भाई 130 और 120 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ कितना है अभी 2, तो 1/2 मतलब इसका भी अनुपात कितना आएगा, 1/2। इसके बाद में अगली जो लास्ट आकृति है आपके कौन सी, ये जो आपके कितनी 120 और 30 के बीच में, यानी यहां तो है 1.5 और वहां कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है भी 1.5 का डबल क्या होता है, 3 होता है।
यानी कि भाई इसका भी अनुपात कितना मिल रहा है 1/2। यानी आपने देखा भाई इस आकृति की और इस आकृति की जो संगत भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानुपाती है, यानी समान अनुपात में है। जब ये दोनों कंडीशन आपके भाई संतुष्ट हो जाती है तब आप क्या कह सकते हो भाई दोनों आकृतियां क्या है, समरूप है। लेकिन अगर सिर्फ आपके अगर संगत कोण बराबर है तब आप ये नहीं कह सकते कि ये समरूप है, या आपके सिर्फ भुजाएं समानुपाती है तब भी आप नहीं कह सकते कि ये समरूप है। यानी मेरी बात को समझिएगा, जब दोनों बिंदु संतुष्ट होते हैं तभी आप कह सकते हो कि भाई दोनों बहुभुज क्या है, समरूप है। तो बस आपको अभी ये चित्र तो नहीं बनाना है, लेकिन इस वाले बिंदु को और इन तीनों ऊपर वाले 2 बिंदुओं को आपको लिखना है, ठीक है। फिर प्रश्नमाला स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रश्नमाला स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नमाला देखो भाई स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं भाई इसमें अपने सिलेबस में अब जो थोड़ा चेंज किया यानी कुछ हटाया है, तो आपके जो प्रश्नमाला 11.4 है वो पूरी की पूरी आपके हटा दी है। क्योंकि आपको भाई कैसे पता चला भाई 11.4 पूरी हटी है, तो आपको एक तो भाई आपके कौन सा बुद्धायन प्रमेय यानी जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है भाई, यानी पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जितने भी सवाल हैं यानी बुद्धायन प्रमेय से संबंधित वो सारे हटा दिए हैं। और जो क्षेत्रफल वाले आपके सवाल हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाले सवाल हैं, वो आपके सारे हटा दिए हैं। यानी आपके 11.4 में सारे के सारे इन दोनों से ही प्रश्न थे। तो आपके प्रश्नमाला 11.4 और उससे पहले यानी आपको लास्ट कहां तक पढ़ना है भाई 11.3 के जो अंतिम प्रश्न है वहां तक आपको पढ़ना है। इसके बाद वाले जो भी टॉपिक है वो सारे हटा दिए, ठीक है। तो अपन भाई सिर्फ 11.1, 11.2 और 11.3 को पढ़ेंगे। और इसके अलावा भाई देखो विविध प्रश्नमाला है, तो विविध प्रश्नमाला में भाई देखो जो टॉपिक हटाया उससे संबंधित सवाल आपको नहीं करने हैं, और उसके अलावा जो 11.1, 2 या 3 से संबंधित है उनको आप एक बार कीजिएगा, ठीक है। तो आप अपन प्रश्नमाला भाई 11.1 स्टार्ट करते हैं। और 11.1 का पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न मतलब कि जो आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं यानी खाली स्थान दे रखे हैं उन सभी को भरना है। तो आप देखिए भाई खाली स्थानों में आपको क्या भरना है, आप समझिएगा एक बार। अगर आपने इन सभी बिंदुओं को अगर ध्यान से समझा है तो आप सारे के सारे इसमें प्रश्न कर लोगे, ठीक है। पहला, सभी व्रत, देखो भाई जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी व्रत, अब आपको ये नहीं बोला है कि समान त्रिज्या वाले व्रत, आपको बोला है जितने भी व्रत होते हैं। व्रत देखो भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों व्रत अब देखो भाई क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। इन दोनों में से अपने को आंसर बताना है। बताओ भाई कि क्या जितने भी व्रत होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो भाई इनका रूप एक जैसा होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, समरूप। यानी जो पहला जो खाली स्थान है, पहले का जो पहला है, सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद में दूसरे की बात करें तो सभी वर्ग, अब देखो भाई वर्ग में भी यही बात है कि वर्ग में भाई देखो भाई जिसकी सभी भुजाएं समान होती है वो वर्ग कहलाता है। और सारे के सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो दूसरा जो वर्ग आएगा उसमें भी देखो भाई फिक्स है, भाई बड़ा हो सकता है लेकिन भुजाएं तो सारी की सारी समान होगी। तो इनका भी भाई अपन क्या कह सकते हैं, ये भी कैसे होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। तो ये भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि समान भुजाओं वाले 2 वर्ग कैसे होते हैं, समरूप या सर्वांग सम, तो वो सर्वांग सम होते हैं। अगर समान भुजाओं वाले हैं, इसकी भी सारी की सारी भुजाएं जैसे कि 3-3 सेंटीमीटर की हैं और इसकी भी सभी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं, तब ये सर्वांग सम भी होते हैं और समरूप भी होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा खाली स्थान, सभी खाली स्थान त्रिभुज, यानी कैसे त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी भाई एक ही तरीके के, यानी जिनकी सभी की सभी भुजाएं समान होती हैं, वो सारे जो त्रिभुज होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद में चौथा वाला सवाल जो है अभी वरना लास्ट में जो अभी पढ़ा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली कंडीशन ए करके दे रखी है, दूसरी कंडीशन बी करके दे रखी है। बताओ भाई आपके ए के अंदर क्या आएगा, कब समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं। तो पहले तो भाई आपको एक तो, या आप भुजा वाले को भी पहले लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान, यानी कोण तो होने चाहिए समान। और दूसरी जो कंडीशन दे रखी है बी वाली, उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान या समानुपाती, समानुपाती होनी चाहिए, यानी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो भाई देखो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोण तो समान होनी चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो ये आपके हो जाएगा पहले के चौथे का आंसर। ये 2 कंडीशन होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा अपने प्रश्न है कि निम्न कथन में सत्य और असत्य बताइए। आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा कथन सत्य है यानी सही है और कौन सा कथन असत्य यानी गलत है।
चलिए अब अपन एक बार इसको समझ के करते हैं। पहला दे रखा है भी दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। सबसे पहला जो ऊपर बिंदु लिखा था भी दो सर्वांगसम आकृतियां, और सर्वांगसम आकृति की क्या विशेषता होती है? आकार भी समान और माप भी समान। अपने को तो सिर्फ आकार चाहिए, आकार समान है, इसका मतलब वो कैसी है? समरूप है। इसका मतलब सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। इसका मतलब ये क्या है? दूसरे का पहला सत्य है। और ये वाला बिंदु तो आपको मैंने यहां पहले भी लिखवाया था अभी। चलिए इसके बाद में दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है। भाई क्या ये क्या फिक्स है कि भाई जितनी भी समरूप आकृतियां होती है वो समरूप होती है? नहीं। इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है वो क्या है? असत्य है, हमेशा जरूरी नहीं है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या सिर्फ भुजाओं के समानुपाती होने से काम चल जाता है? क्या समरूप हो जाते हैं? नहीं होता है। इसका मतलब तीसरा कथन क्या है? असत्य है। तो देखो भाई अपने को एग्जाम में देखो इसमें गलती हो सकती है। अपन सोचते कि भाई ये जो भुजाएं समानुपाती होना ये भी तो एक कंडीशन है, लेकिन सिर्फ एक देखो यहाँ मैंने ये आपको ये कंडीशन जो है इसके बीच में आप और लगाइएगा। और मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशन संतुष्ट होना जरूरी है। इसकी जगह अगर अथवा आता, अथवा मतलब क्या होता है? दोनों में से अगर एक आदि भी अगर संतुष्ट होती है तो आप क्या कह सकते हो भी वो है समरूप होंगे। ये भी कंडीशन आएगी आपकी अथवा वाली भी, लेकिन वो त्रिभुजों के लिए लगती है। बाकी आपके जो अगर किसी भी बहुभुज के लिए बात करें तो उसके लिए दोनों को संतुष्ट होना जरूरी है। चौथा है आपके दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। दोनों की दोनों कंडीशन आपको दे रखी है। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। फिर पांचवा प्रश्न इसका, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। क्या भाई कोणों के समान होने से आप कह सकते हो भाई ये समरूप है? नहीं है, यानी असत्य है। तीसरा प्रश्न भाई आपको वैसे करना हो तो कीजिए, नहीं तो भाई इसमें क्या दे रखा है कि समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर समझाइए। आपको दो समरूप आकृतियां बनानी है, ये छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त। एक आप बना दो भाई छोटा वर्ग, एक आप बना दो बड़ा वर्ग। ये क्या बन गए भाई? समरूप आकृतियां बन गई। यानी इसको वैसे करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने वैसे भी पहले बहुत समझ लिया है कि समरूप आकृतियां कैसी होती है और सर्वांगसम कैसी होती है। तो बस आपके इतनी ये प्रश्नमाला 11.1 थी, तो 11.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आगे 11.2 है आपके, वो पूरी की पूरी अब आपके जो आगे प्रश्नमाला चलेगी सिर्फ एक आकृति के ऊपर बात करेंगे। वो कौन सी आकृति है? त्रिभुज। त्रिभुजों के ऊपर आपके ये पूरा का पूरा चैप्टर है, तो उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, यानी त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इतना आपको नॉर्मल याद रखना है। और सबसे मोस्ट आपके ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी दो बहुभुज कब समरूप होता है? जब ये दोनों आपके शर्तें संतुष्ट होती हैं। लिख दीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्नमाला एक वैसे 11.1 अपने छोटी थी और एकदम बेसिक थी, तो इसको अपन ने कर दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। और अगली जो प्रश्नमाला है 11.2, जो 11.2 प्रश्नमाला है वो आपके एक जो प्रमेय आपको अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसके ऊपर आधारित है। यानी जितने भी सवाल हैं सभी में ये वाली जो प्रमेय है आपके काम आएगी। और इनके ऊपर बोर्ड एग्जाम में वैसे सवाल बने हुए भी हैं, और संभावना ये भी रहती है क्योंकि जो ये जितने भी आपके ज्यामिति वाले चैप्टर हैं उनमें ज्यादातर बार देखा गया है कि प्रश्नमाला में से सवाल कम बनते हैं और आपके एग्जाम्पल यानी जो उदाहरण होते हैं उनमें से सवाल ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। एक तो उदाहरण में से और एक आपके प्रमेय, यानी वैसी की वैसी आपको प्रमेय दे देते हैं, आपको बोलेंगे कि इस प्रमेय को आप सिद्ध कीजिए। अब देखो अपन यही गलती करते हैं कि प्रश्नमाला तो अपन पूरी पढ़ के जाते हैं, लेकिन अपन एक तो उदाहरण छोड़ देते हैं कि भाई उदाहरण तो किए हुए अपने को क्या करना। लेकिन ये जो चैप्टर है भाई 10 से लेकर आपके जो 13 तक, इनमें भी खासियत है कि भाई अगर जितने भी अभी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उन सभी में देखा जाए तो जो उदाहरण में से और प्रमेय में से जो सवाल बने हैं वो हर बार बनते हैं और ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, और प्रश्नमाला में कभी कभी ही सवाल पूछते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्नमाला में कभी कभी पूछते तो प्रश्नमाला पढ़नी नहीं है, दोनों पढ़नी है, या दोनों पढ़नी है। और इसका मतलब इसमें यानी जो ये दो बिंदु है उदाहरण और प्रमेय, इनको तो खास ध्यान रखना है क्योंकि अपन इनको छोड़ के जाते हैं। आप बाकी वाले चैप्टर में भले आप अगर उदाहरण और प्रमेय नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ज्यामिति वाले इनमें आपको प्रमेय एक भी नहीं छोड़नी है और उदाहरण भी आपको एक भी नहीं छोड़ना है। और भाई प्रमेय सारी की सारी वैसे आने की संभावना नहीं रहती, लेकिन जो भी होगी कि भाई ये प्रमेय सिद्ध करने में आ सकती है वो आपको मैं यहां करवा दूंगा। ठीक है, अब पहली प्रमेय की बात करते हैं, उसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत
अनुपातिकता प्रमेय। देखो इस प्रमेय को अपन सिद्ध करना भी सीखेंगे भाई, क्या पता भाई ये 6 नंबर में आपको पूछ ली जाए। ठीक है भाई, 6 नंबर में इस प्रमेय के आने की बहुत संभावना रहती है। तो इस प्रमेय का नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अब देखो भाई, ये प्रमेय जिस गणितज्ञ ने दी थी उसका नाम था थेल्स। तो भी इस प्रमेय का दूसरा नाम क्या होता है? थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में अगर दोनों में से कोई भी एक नाम आता है तो आपको भाई क्या करना है, ये वाली प्रमेय आपको लिखनी पड़ेगी। अगर एक नंबर में लिख दिया जाए कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, यानी थेल्स प्रमेय क्या कहती है, तो वो आपको भाई बस एक जो डेड लाइन में जो आंसर होता है वो आपको लिखना है। और अगर आपके लिखा हुआ आता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसका मतलब भी सेम होता है। तो पहले तो बात करें भाई ये कथन की, यानी भाई ये थेल्स प्रमेय कहती क्या है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? तो भाई देखिए, थेल्स प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज की देखो भाई, प्रश्नमाला में जो भी सवाल करेंगे तो उसमें आपको ये पूरी प्रमेय काम में नहीं लेनी है, सिर्फ ये जो लाइन लिखवा रहा हूं वही काम में लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस प्रमेय को सिद्ध करना आ जाए तब क्या करना पड़ेगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो एक बात वापिस कि अभी अपन ने समरूपता के बारे में पढ़ा, 11.2 में समरूप आपके शब्द कहीं काम में नहीं आएगा, आपको कहीं पर भी अभी समरूपता को काम में नहीं लेना है। फिलहाल जो 11.2 चलेगी वो पूरी इसी के ऊपर है, इसलिए अभी आपको मेन इसको ध्यान रखना है। देखो ये जो लाइन लिखी है किसी त्रिभुज की, अब मैं चित्र भी बना लेता हूं क्योंकि चित्र भी बनाना जरूरी है। देखिए इसमें आपको बोला है कि किसी त्रिभुज की, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा के समांतर, देखो भाई त्रिभुज की, देखो भाई इसका नाम दे दिया ABC, इसकी कोई भी एक भुजा जैसे ले ली जाए BC, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, आप एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचिए। समांतर मतलब जिनके बीच में अंतर समान रहता है, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और मान लीजिए आपने जो समांतर रेखा खींची है उसका नाम क्या है, PQ। तो किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाएं, आपने किसके समांतर रेखा खींची है, BC के समांतर, तो BC के समांतर खींची तो भाई शेष कौन सी भुजाएं बच गई, AB और AC। तो AB और AC यानी शेष दो भुजाएं, यानी किसकी बात कर रहा है भाई, AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। आप देख रहे होंगे भाई ये जो लाइन खींची है वो AB को भाई P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और AC को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, Q बिंदु पर। यानी भाई ये वाली रेखा है वो इसको भी दो भागों में बांट रही है, इसको भी दो भागों में बांट रही है। लेकिन ये जो प्रमेय क्या कहती है कि ये जो दो भाग बनेंगे वो कैसे होते हैं, समान अनुपात वाले होते हैं। और अभी आपको बताया था भी समान अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये वाला आपके भाग है 2 सेंटीमीटर का, ये वाला भाग है आपके 4 सेंटीमीटर का, ये वाला भाग है आपके 3 सेंटीमीटर का, और ये वाला भाग कितना है, 6 सेंटीमीटर का। अब देखिए भाई क्या इन दोनों का अनुपात चेक करो भाई, 2/4 यानी कितना मिलता है, 1/2। इन दोनों का अनुपात चेक करो भाई, कितना मिलता है, 1/2। यानी इसका मत देखो, आपने देखा भी दोनों का अनुपात समान आता है। तो ये अनुपात कब समान आते हैं, जब ये रेखा आप क्या खींचोगे, इसके समांतर। तो जब भी किसी भुजा के समांतर आप रेखा खींचोगे तो वो बाकी भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब इसका और इसका अनुपात किसके बराबर होगा, इसके और इसके अनुपात के बराबर। ठीक है भाई, देखो अब यहां में P और Q की जगह देखो भाई किताब में यानी जो प्रश्नमाला में और जितने भी सवाल दे रखे हैं उसमें ज्यादातर इन बिंदुओं को D और E बिंदु से दर्शाते हैं, इसलिए मैं इसको D और E नाम में लेके चलता हूं। ठीक है, बाकी वैसे आप P और Q लेके चलोगे चलेगा, लेकिन आप अगर मान लो भाई किताब से वापस अगर जैसे कोई प्रश्न वगैरह करोगे तो भाई आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब आपने भाई ये तो समझ लिया कि भाई यहां आपको ये तो दे रखा है कि ये भुजा इसके समांतर है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कर देखो, पहला आप लिखते भी दिया गया, आपको दिया गया है कौन सी भुजा किसके समांतर है, तो DE आपके किसके समांतर है, BC के। अब अपने को सिद्ध करना है, यहां सिद्ध करना है कि भाई ये जो वाली लाइन है इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब देखो भाई इनका अनुपात कैसे लिखोगे भाई, इसका नाम क्या है
एडी, इसका नाम क्या है डीबी। मतलब एडी और बटे में डीबी लिखा, मतलब ये किसका अनुपात मिला, एडी और डीबी का। इसी प्रकार सामने, और भाई इनका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए भाई, एई और बटे में ईसी। वैसे बस आपको भाई ये ध्यान रखना है कि जब भी ये समांतर रेखाएं होगी, इसका और इसका अनुपात किसके बराबर होगा, इसका और इसके अनुपात के बराबर होगा। लेकिन भाई अब सिद्ध कैसे करें, तो भाई सिद्ध करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। और रचना क्या करनी है वो आप समझिए। पहला काम, रचना आपको क्या करनी है, बी को किससे मिलाना है, ई से, और सी को किससे मिलाना है, डी से। यानी आमने सामने वाली आपको भुजाओं को क्या करना है, मिलाना है। तो आपने बी को किससे मिलाया, ई से, बी को ई से तथा सी को डी से, या डी को सी से, एक ही बात है, सी को डी से मिलाया। चलिए, ये अब सिर्फ इतनी रचना करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है यहां कि लंब भी खींचना है। लंब कैसे खींचना है, देखो भाई, जैसे कि आप देखिए भाई, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, या फिर ये वाली भुजा आपको ए भी दिख रही है। आपको इस वाली भुजा के सामने कौन सा ई बिंदु है, यहां से आपको एक क्या खींचना है, लंब खींचना है। क्या खींचना है आपको, और लंब आप डैश डैश वाली लाइन में खींचिएगा ताकि भाई ये थोड़ा अलग दिखे, ठीक है। लंब मतलब क्या होता है भाई, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो आपने एक लंब खींचा, और मान लीजिए ये लंब कौन से बिंदु पर आके आपके गिर रहा है, पी बिंदु पर। इसी जैसे आपने ई बिंदु से आपने लंब खींचा है इस ए बी पर, अब आपको डी बिंदु से भी लंब खींचना है किस पर, ए सी पर। तो आपने यहां से एक लंब खींचा, ये मान लो भाई कौन से बिंदु पर जाके भाई गिर रहा है, आपके क्यू बिंदु पर। तो आपको एक ऐसा चित्र मिल गया। यानी आपने भाई एक तो ये कौन, इस वाले लंब का क्या नाम है, ई पी। आपने एक लंब कौन सा खींचा भाई, ई पी। किसके ऊपर लंब खींचा, पूरी भुजा का नाम क्या है, ए बी। और दूसरा ये लंब कौन सा है, डी क्यू। आपने डी क्यू किसके ऊपर लंब खींचा, ए सी। ठीक है भाई, आपने दो लंब खींचे किसके ऊपर, एक तो ईपी ए बी के ऊपर और डी क्यू ए सी के ऊपर। ये तो आपको रचना करनी थी। अब देखो भाई उत्पत्ति, अब आप ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपके नाइन्थ का भी काम आएगा, ठीक है। अब कैसे देखो करना है, आप ये देखिए, अब आपको पता है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भाई सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो बस वो यहाँ सूत्र काम में लेना है। एक मिनट, यहाँ आपको त्रिभुज देखना है भी, यहाँ आपको त्रिभुज कौन सा मिल रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है एडीई। त्रिभुज एडीई का आपको क्या निकालना है, देखो आपको अभी वैसे करना क्या, देखो आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है भाई, ठीक है। अब देखो अपने को सिद्ध करना है, पहले एडी बटा डीबी लाना है। अब देखो एडी बटा डीबी लाना है तो एडी किस में है, एडी कौन से वाले त्रिभुज में है, देखो भाई एडी किस कौन से त्रिभुज में है, एडी में। फिर आपको किसको काम में लेना है, तो बटे में डीबी लाना है। डीबी कौन से त्रिभुज में है, डीबी कौन से त्रिभुज में है भाई, बीडीई में। यानी इन दोनों त्रिभुजों को काम में लेना है। तो देखो भाई अब सबसे पहले भी ऊपर एडी चाहिए, तो एडी वाले त्रिभुज को यानी एडीई का क्षेत्रफल निकालते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और आप देखोगे भाई 1/2 आधार, आधार कितना है भाई, इस वाले त्रिभुज का आधार। आधार वैसे जरूरी नहीं कि आधार हमेशा नीचे वाली भुजा हो, आधार कोई भी हो सकता है। आधार मतलब जिसके ऊपर लंब डाला गया है। यहां लंब अगर इस वाली भुजा पर डाला है तो ये वाला आधार कहलाएगा। तो यहां इस वाली त्रिभुज में देखो भाई लंब किसके ऊपर डाला गया है, एडी के ऊपर, सही है कि नहीं। आपने भले ही एबी के ऊपर कहो या एडी के ऊपर, सेम ही बात है। तो आपने लंब एडी के ऊपर डाला है, यानी यहां आधार कौन होगा, एडी। और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंब ही होता है। लंब कौन सा डाला है आपने, ईपी। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ईपी। और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब देखो भाई आपने एडी काम में लिया। अब एडी के टच में कौन सा, ये वाला त्रिभुज है जिसमें बीडी आ रही है, यानी डीबी आ रहा है। तो अब मैं इस वाले त्रिभुज को काम में लेता हूं, इसका नाम है त्रिभुज बीडीई। बताओ भाई त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल कितना है, भाई सूत्र तो वही लगेगा भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और अगर सूत्र में मैं मान रखना चाहूं, देखो भाई 1/2 इंटू आधार इस वाले त्रिभुज में। अब बताओ भाई इसमें तो आपको इस वाले त्रिभुज में तो कोई लंब भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने एक कंडीशन ये भी देखी होगी, जब त्रिभुज आपके क्या होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज होते हैं, तो उनमें अगर आप लंब डालने जाओगे तो वो लंब कहां आता है, त्रिभुज से बाहर आता है। आपने शायद 7वीं 8वीं क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई आपको याद होगा कि देखो जैसे कि ये त्रिभुज है, इसमें आप लंब डालोगे किसी भी सामने वाले शीर्ष से, तो वो देखो भाई भुजा के ऊपर यानी त्रिभुज के अंदर बनेगा। समकोण त्रिभुज में लंब डालोगे तो समकोण त्रिभुज में तो भुजा खुद एक लंब होती है, इसमें तो लंब डालने की जरूरत नहीं है। और अधिक कोण में जब आप लंब डालोगे तो वो कहां आएगा, त्रिभुज से बाहर। यानी इस वाले त्रिभुज का लंब कौन सा है, ये ईपी। ये जो बाहर आपको दिख रहा है वही इसका लंब है। और ये लंब कौन सी साइड में जा रहा है, इस साइड में। और इस साइड में इसकी भुजा कौन सी है, बीडी। सही है कि नहीं है।
तो इसका आधार BD हो जाएगा और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, EP। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण क्या लिखना है, 2। ठीक है भाई, समीकरण 1 में किसका भाग देना, 2 का, मैं डायरेक्ट दे रहा हूं भाई। समीकरण 1/2 यानी इसके क्षेत्रफल में इसका भाग, और अगर इसको हल करने पर इसके क्षेत्रफल में इसका भाग दे दिया। अब देखो भाई, आपको मिलेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो भाई, 1/2 से 1/2 कटा, AD से BD कटेगा। देखो भाई, BD ना लिखिए भाई, यहाँ DB लिया तो DB लिख दो भाई, ठीक है, बाकी सेम ही है। और EP से EP कटा, यानी आपको बराबर में क्या मिला, सिर्फ AD/DB। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, आपके 3 हो जाएगा। चलिए, अब जैसे आपने इन दोनों, इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज के लिए किया है, वैसे का वैसे अब उस साइड में भी करना पड़ेगा। अब देखो भाई, बराबर में क्या चाहिए, AE भी कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ADE में ही आ रहा है। AE कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ADE में। तो वापिस आपको क्या निकालना पड़ेगा, ADE का क्षेत्रफल। और ADE का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या लगेगा भाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और अब ये बताओ भी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब की बार मैं इस वाले, अब आधार कौन सा लेना पड़ेगा इस त्रिभुज में, यहां पर भी तो लंब डाला है, AE लिख सकता हूं, और AE आधार हो गया, और DQ क्या हो गई, इसकी ऊंचाई। तो 1/2 इंटू AE इंटू क्या हो जाएगा, DQ। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, आपको अगला क्या चाहिए भाई, EC। और EC किस में है भाई, इस वाले त्रिभुज में, जिसका नाम क्या है, CED या DEC। तो आपको देखना है भाई, ये कौन से त्रिभुज में है, DEC में। तो आपको यहां किसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, DEC का क्षेत्रफल, और उसका भी सूत्र सेम ही लगेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और 1/2 इंटू आधार। इस वाले त्रिभुज का आधार EC आएगा, और ये भी देखो भाई अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए इसका लंब बाहर जा रहा है, यानी EC और इंटू DQ, EC इंटू DQ। अब आपको अगला जो स्टेप होता है वैसे अलग से लिखना पड़ता है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको भाग दे रहा हूं भाई, इसका इसमें भाग दे दिया। तो आपको मिलेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो भाई, यहां आप काटिए भाई 1/2 से, ये तो भाई ये तो सिर्फ सूत्र था, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 से 1/2 कटा, DQ से DQ कटा, क्या बचेगा, AE/EC। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 6। चलिए, अब आपको देखो भाई, अब आपके जो मेन समीकरण है वो समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर 6 है। दोनों की भी तुलना कीजिए, राइट साइड को छोड़िए। राइट साइड में देखो AD/DB है और AE/EC है, जिन दोनों को समान लाना है, लेकिन आप ऐसे कैसे समान लिख दोगे। अब आपको इसकी और इसकी तुलना करनी है। इसके ऊपर वाले भाग को देखो भाई, ADE, और यहां पर भी ADE, मतलब ऊपर वाला भाग तो दोनों समीकरण में क्या है, सेम है। अब नीचे वाले भाग, अगर देखो नीचे वाला भाग भी अगर दोनों में अगर सेम होता, लेकिन वैसे है नहीं, देखो अगर ये भी सेम होता तो ये वाला भाग इसके बराबर हो जाता, तो ये वाला भाग इसके बराबर हो जाता और अपने को आंसर मिल जाता। तो देखो भाई, अब मैं नीचे वाले भाग को कैसे बराबर करूं, तो आपने एक भाई 9th में अगर आपने भाई थोड़ा भाई अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं कि कोई भी एक, जैसे कोई भी 2 त्रिभुज होते हैं, कोई भी 2 त्रिभुज होते हैं, ठीक है भाई, 2 त्रिभुज है, जैसे कि एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया और एक कौन सा त्रिभुज हो गया, ये वाला। अगर 2 त्रिभुजों का आधार एक ही है, यानी ऐसे 2 त्रिभुज जो एक ही आधार पर बने हो और दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य बने हो, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। आपके ये एक प्रमेय भी थी और पूरी प्रश्नमाला इसके ऊपर थी आपके, कि 2 त्रिभुज यदि एक ही आधार पर स्थित हो और एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य स्थित हो, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान। सही है कि नहीं, आपको भाई अगर याद आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां आप देखिएगा भाई, अपन ने यहां ये त्रिभुज कौन सा, BDE मतलब कौन सा त्रिभुज है, ये वाला, और DEC मतलब कौन सा त्रिभुज है, ये वाला। देखिए भाई, क्या इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का आधार सेम है कि नहीं है। देखो भाई, क्या कोई भुजा कॉमन आ रही है भाई, हाँ, DE कॉमन आ रही है, मतलब आधार समान है। और दोनों त्रिभुज देखो भाई, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में भी है कि नहीं है, इसका मतलब इसका और इसका क्षेत्रफल क्या है, समान। तो भाई आप लिख सकते हो कि भाई त्रिभुज कौन सा, ये वाला है BDE, और DEC, इनका क्षेत्रफल क्या है, समान। तो आप लिखिए, चूंकि जब 2 त्रिभुज समान आधार, अब बस आपके भाई ये आंसर मिलने वाला, ठीक है, समान आधार पर तथा एक ही समांतर
रेखा युग्म के मध्य हो तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, देखिए भाई, अगर दोनों का आधार भी समान है, क्षेत्रफल भी समान है, इसका मतलब है दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, मतलब BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, DEC का क्षेत्रफल। बस ये लास्ट आपको समीकरण मिला है, कौन सा, आपको 7वां समीकरण। अब देखो भाई, तीनों समीकरणों की तुलना करो भाई, तीसरे, छठे की और सातवें की। तीसरे और देखो भाई छठे की तो भाई ऊपर वाला भाग तो सेम है, लेकिन भाई बात आई नीचे वाले की, तो भाई सातवां भाग कहता है कि भाई ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब ये वाला भाग पूरा और ये वाला, यानी दोनों लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो समीकरण 3, 6 व 7 से आपको क्या मिलता है, इन दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर है, इन दोनों के क्षेत्रफल, यानी ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ADE का क्षेत्रफल। ऊपर वाला तो क्यों समान है, क्योंकि सेम है, और नीचे वाले भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान का क्षेत्रफल। अब देखो भाई, अब आपको ये दोनों भाग लेफ्ट साइड बराबर मिल गई। अब देखो भाई, इसके बराबर क्या होता है, AD बटा DB, इसके बराबर AD बटा DB है, और बराबर जो ये दूसरा दे रखा है DEC, ADE बटा DEC, इसके बराबर में क्या होता है, AE बटा EC। यानी अपने को जो सिद्ध करना था वो मिल गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस थेल्स प्रमेय को, यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करते हैं। देखो भाई, वैसे आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा तरीका लंबा है और थोड़ा ये, बाकी एक बार आराम से इसको समझिएगा। बाकी एकदम सिंपल तरीका, देखो भाई जो सूत्र काम में आ रहे हैं वो आपने पहले से पढ़ के रखे हैं भाई। बाकी क्या करना है भाई, भाग देना है और बस, ज्यादा कोई नहीं है। ठीक है।